हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुनंदन गुप्ता। तो आज हम 12th का जो फर्स्ट यूनिट का आपका टॉपिक है जिसका नाम है कूलम्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो मैं आपको कूलम्स लॉ बताने से पहले आप सबको ये बता देता हूं कि आप सबने बचपन में जब आप छोटे थे तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तब आपको ये पता नहीं होता था कि ये क्या हो रहा है, आप उसको मैजिक बोलते थे, पर वो मैजिक नहीं था, बेसिकली उसके पीछे फिजिक्स थी। आज आप उसके बारे में पढ़ने जा रहे हो। जैसे देखो, आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में क्या है, एक बैलून है। अब मैं क्या करता हूं, उस बैलून को अपने सिर के साथ अच्छे से रब करता हूं। आप देख रहे हो कि रब कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं रब करके इसको दीवार की तरफ, देखना जरा ध्यान से, दीवार के साथ लगाता हूं तो आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर ये बैलून इस दीवार के साथ, आपने देखा थोड़ी देर के लिए ये बैलून इस दीवार के साथ चिपक गया था आपके सामने बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं कूलम्स लॉ की दूसरी एप्लीकेशन। पहले हम कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे, वो मैजिक देखेंगे जो आप बचपन में करते आ रहे थे। फिर उसके बाद हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम एग्जांपल्स के थ्रू कूलम्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि जैसे ही मैंने बैलून को अपने हियर्स के साथ रब किया, उसके बाद जैसे ही मैंने उसको दीवार के पास लेके गया, वो थोड़ी देर के लिए उसके साथ चिपक गया। उसके बाद आपने देखा कि वो गिर भी गया नीचे। ठीक है, अब एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैंने क्या किया है, थोड़े से बिट्स लिए हैं पेपर के। अब मैं क्या करता हूं, फिर से देखना जरा, ये मेरे पास मार्कर है ना, इसको मैं फिर से अपने हियर्स के साथ रब करता हूं। अब देखना जरा ध्यान से क्या होता है। यहां पे देख रहे हो ध्यान से, ये क्या हो गए हैं, सारे के सारे चिप्स यहां पर इसको चिपक गए हैं। आप देख रहे हो अभी तक नहीं गिर रहे हैं। अब इनको मैं गिराऊंगा तब भी नहीं गिर रहे हैं, देख रहे हो आप। तो ये क्या हो रहा है, आपने भी ये मैजिक स्कूल में बड़ी बार किया होगा, ये मैजिक आपने बड़ी बार दिखाया होगा। अब आपको मैं एक और बात बताता हूं कूलम्स लॉ की थर्ड एक और एप्लीकेशन के बारे में। देखो जैसे हमारे पास चॉकलेट है, गर्मियों में क्या होता है, आपने बड़ी बार देखा होगा, इस चॉकलेट को जब मैं खोलूंगा ना तो सबसे ज्यादा क्या हुआ होगा, इसमें ये चिपक जाता है इस पेपर को, जो एल्यूमिनियम का रैपर है ना इसका, इसको चिपक गया होता है पेपर, सॉरी इसका जो चॉकलेट है ना इसके बीच में, वो क्या हुआ होता है, इस पेपर को चिपक गया होता है। आपने भी देखा होगा बड़ी बार। तो ये क्यों होता है, अब मैं इसको खोलूंगा तो फिर मेरे को खाना पड़ेगा, तो फिर लेक्चर कौन देगा यहाँ पे। तो पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसको अगर मैं खोलू ना गर्मी में तो मेरे को खाने लायक नहीं मिलेगा। ये खाने लायक तो होगा, बेसिकली हम खा लेते हैं फिर भी, पर फिर भी ये क्या हुआ होता है, जैसे ये फैक्ट्री में बना होता है इसकी पैकिंग, वैसा नहीं इसकी शेप अंदर होगी। क्यों? क्योंकि इसका चॉकलेट क्या हुआ होगा, इसके रैपर को चिपक गया होता है। पर सर्दियों में आपने देखा क्या ऐसा पॉसिबल है, सर्दियों में ऐसा होता नहीं, पूरा का पूरा चॉकलेट इस रैपर को नहीं चिपका होता है। तो आप देख रहे हो, एक बार हमने रबिंग से हमने देखा, जब हम किसी चीज को रब करते हैं वो क्या करती है, दूसरी चीज को चिपक जाती है। इस केस में क्या हो रहा है, हीटिंग, हीट होने से क्या होता है, इसका जो रैपर और चॉकलेट के बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाती है, उसको हम फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उसको क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। अभी आपने ये सबने देखा है, पर इनके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो आपको कूलम ने समझाया है यहाँ पे, जिनका नाम क्या था, चार्ल्स डी कूलम। ये कौन से साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ये फिजिस्ट थे। ये एक्चुअली फिजिक्स के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, ये इंजीनियर भी थे। अब इन्होंने क्या ला दिया, कूलम्स लॉ, जो बेसिकली आपका चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, चार्जेस के लिए। और वो भी पढ़ कहां रहे हैं उसको आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब आपने ध्यान से देखना है, कूलम्स लॉ ने क्या बताया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि चार्जेस एट रेस्ट में है, चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं। इस लॉ से जो मैंने आपको पहले एप्लीकेशंस बताई है ना, वो सॉरी उन एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे, कि देखेंगे उनके ऊपर क्या ये कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। तो ध्यान से हम इसको समझेंगे। हम क्या करते हैं, कूलम ने क्या किया, बोला कि हम 2 पॉइंट चार्जेस लेंगे। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, वेरी स्मॉल चार्जेस, इसलिए उनको क्या बोल दिया है, पॉइंट चार्जेस। मान लेते हैं क्या, इसका नाम दे देते हैं Q1, इसका नाम दे देते हैं Q2। अब बोल देते हैं कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितनी दूरी पे, मान लो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस भी होगा। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा, वो डिस्टेंस है हमारा इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस हम इन दोनों चार्जेस के बीच में सपोज कर देते हैं, और इन चार्जेस का नाम क्या दिया हमने, Q1 और Q2। अब कूलम ने क्या बोला, इन्होंने क्या कहानी बोली है
इन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ को कॉपी किया है। ग्रेविटेशनल लॉ सबको पता है कि मासिस के लिए जो लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? ग्रेविटेशनल लॉ है जो आपका, वो अगर मासिस होंगे, किसी बॉडी के पास मास होगा तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और अगर किसी बॉडी के पास चार्ज भी होगा तो वहां पर एक और नई फोर्स जनरेट होती है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कूलम ने बताया है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, आप यहां पे इन्होंने क्या बोला कि इन दोनों चार्जेस के बीच में भी एक फोर्स होगी जिसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इन दोनों चार्जेस का क्या कर देना है? प्रोडक्ट कर देना है। अब देखना ध्यान से, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ग्रेविटेशनल लॉ से कैसे इन्होंने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, एक बात तो इन्होंने बोली क्या कि जो कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस का हम क्या करें? जब प्रोडक्ट कर दें। और इन्होंने क्या बात बोली है दूसरी कि यही जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या है कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, और वो भी कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? जैसे ये दो चार्जेस हैं, अगर इन दोनों चार्जेस को मैं दूर लेके जाऊंगा तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगी? कम होगी। पर अगर मैं इनको पास लेके आता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारे पास क्या होने लगेगी? ज्यादा होने लगेगी। ये बताता है आपको क्या? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या ला बनता है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। अब आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? इक्वल टू और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के यहां पर क्या लगाएंगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम k से डिनोट करते हैं, और साथ में वो टर्म्स वही रहेंगे जो हमने यहां पर लिखी है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर इस k का नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। जैसे याद करो, यहां पर मैं ग्रेविटेशनल लॉ लिखता हूं, F इज इक्वल टू Gm1 M2/r स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो 11th में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, ये ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा। यहां पर आप देख रहे हो यहां पर, और इस लॉ को कंपेयर करो जरा ध्यान से। ये ग्रेविटेशनल लॉ है, ये कूलम्स लॉ है। ये चार्जेस के लिए है, ये किसके लिए है? मासेस के लिए। क्यों है हमारे पास दो ही लॉज? क्यों है ऐसे? क्योंकि हमारे पास जो भी मैटर होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं फंडामेंटल। मैटर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि मैटर की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके पास दो ऐसे गुण होते हैं, क्या क्या? एक उसके पास मास होता है, एक उसके पास क्या होता है? चार्ज। मास के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? ग्रेविटेशनल लॉ है हमारे पास, न्यूटन ने दिया था जो। और चार्जेस के लिए हमारे पास जो लॉ है वो कौन सा लॉ है आपके पास? कूलम्स लॉ है आपके पास। अब देखो ये आपके पास क्या आ जाता है? कूलम्स लॉ, ये उन्होंने बताया है। अब इसमें हम पहले एप्लीकेशंस की स्टडी करते हैं। एप्लीकेशंस तक जाने के पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं, ये जो k है इसकी क्या वैल्यू होती है? k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है इस k की, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं कि इस k की एक और वैल्यू होती है। कहां? k किस फार्मूले से आया है? k इज इक्वल टू 1/4πε0। यहां पर जो ε0 लिखा है मैंने, इस ε0 का मतलब होता है परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम? ε0 को परमिटिविटी बोलते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोला जाता है, कभी कभी हम इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोलते हैं, या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है? एप्सिलॉन नॉट ये जीरो नहीं है। ध्यान से, आपको मुझे लगता है आपको ये पता ही नहीं होगा कि इसको जीरो बोलते हैं। इट इज नॉट जीरो। इसका मतलब होता है, ये जीरो लगाया ना एप्सिलॉन नॉट के नीचे, इसका स्पेलिंग होता है NOUGHT। इसके स्पेलिंग होते हैं ये, और इसका मतलब क्या होता है? वैक्यूम या फिर ईयर। जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये कहां पे किया था उन्होंने? वैक्यूम पे। इसलिए एप्सिलॉन नॉट
हम लिखते हैं यहाँ पे, और ये क्या लगाते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं नॉट बोलते हैं। अब देखो नॉट का मतलब क्या है कि हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं या फिर फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं हो। वो चीज क्या होती है जहां पर एयर नहीं हो, कोई भी गैस नहीं हो, कोई भी आपके पास मीडियम नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, इस एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन और इसके नीचे क्या लिखा है हमने, नॉट, NOUGHT, नॉट। अब इसके बारे में पढ़ना है, और इसको, इसका सिंबल जो है परमिटिविटी का, उसका सिंबल है एप्सिलॉन, और अगर नॉट लगा दिया है तो उसका मतलब क्या है कि परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की। अब परमिटिविटी क्या है, देखो जरा ध्यान से, ये दो चार्जेस है मेरे पास, इन दो चार्जेस में अगर बीच में कोई मीडियम नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अगर इनके बीच में अगर कोई मीडियम है, मान लो इनके बीच में अगर एयर है, तो क्या होगा, जब ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना, तो बीच में एयर क्या करेगी, थोड़ी बहुत फोर्स को क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। कौन कर लेगी, जो एयर है बीच में। यही बात आ गई कि अगर आप दो दुश्मन हैं, उनके बीच में अगर दीवार है ना, तब वो एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाते हैं। पर अगर हम उस दीवार को निकाल दें तो क्या ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, आपको पता है फिर क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या हुई। परमिटिविटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में जो मीडियम है ना, अभी ईयर है जैसे, इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो क्या करता है, इसको कितना अलो करता है, फोर्स को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कितना अलो करता है कि वो दूसरे चार्ज के ऊपर एक्ट करे। द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू परमिट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, सिंबल है इसका, और उसको क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी बोलते हैं। कि मीडियम के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करती है, फोर्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। दैट्स व्हाई। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस में आपने देखा कि जब हम, पहले तो आपने देखा कि बैलून वाली एग्जांपल, बैलून को जब मैंने क्या किया, इसको मैं रब कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या किया हमने। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर समझना, जो जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी है ना पहले, उनको ही देखो। बेसिक रियल लाइफ के साथ अगर आप इसको डील करोगे ना, तभी आपको समझ आएगा। ऐसे अगर आप इसको क्रैम करने की कोशिश करोगे तब समझ नहीं आएगा। देखो अब क्या है, हमें पता है कि हर एक चीज क्या रहती है, नेचर में न्यूट्रल रहती है। कोई भी चीज है वो न्यूट्रल होती है, क्यों, क्योंकि हर एक चीज एटम की बनी हुई है। एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, जॉन डाल्टन ने हमें बताया था ये, ठीक है। अब देखो ये चार्ज आता कैसे है, अगर हम बोल रहे हैं कि जो बैलून था और जो ये दीवार थी, दीवार और बैलून क्या थे, दोनों न्यूट्रल पार्टिकल थे। हमने जब बैलून को रब किया ना, रब करने से हमने क्या कर दिया, उसके चार्ज को हमने उसके ऊपर कौन सा चार्ज ला दिया, नेगेटिव चार्ज ला दिया। वो कहां से आया, मेरे हियर से बैलून के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। जब मैंने बैलून को रब किया अपने हियर्स के साथ, तो बैलून के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। अब देखो जैसे, तो अगर बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो मेरे बालों पे कौन सा चार्ज आ गया होगा, उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब बात करते हैं जरा ध्यान से, जब बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहां पर हमारे पास ये दीवार थी, वाल थी हमारे पास। वाल में तो आपको पता है वो न्यूट्रल थी। जब बैलून को मैं इसके पास लेके गया तो वाल में कौन से चार्जेस होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, क्योंकि प्रोटॉन भी होंगे एटम्स में और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो क्या हुआ, जो इसके प्रोटॉन्स थे, जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, वो कहां आ गया, यहां आ गया, इसकी तरफ खींचने लगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करने लगा, इस बैलून के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने लगा, और ये बैलून कहां चिपक गया, इसके साथ स्ट्राइक हो गया, इसके साथ स्टिक हो गया ये बैलून। अब बॉल की एग्जांपल के बाद हम बात करते हैं दूसरी हमारी एग्जांपल। देख रहे हो आप, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, इसके पास दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर वो मिक्स थे। जैसे ही बैलून को मैं इसके पास लेके गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जल्दी से भागता हुआ कहां आया, यहां पर आ गया, बॉल के सरफेस पे आ गया। किसको खींचने के लिए, नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। बिकॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में हमने ये साफ साफ देखा था कि भाई जो लाइट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, हमेशा लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और आप देख रहे हो
अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज बैलून को जब मैं इसके पास लेके आ रहा हूं तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पास नहीं आ रहा है, मोर ओवर नेगेटिव चार्ज दूर जाने की कोशिश कर रहा है, जो बॉल के बीच में नेगेटिव चार्ज है ना वो दूर चला जाएगा, और पॉजिटिव कहां आने की कोशिश कर रहा है, पास में। और आपने देखा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए दोनों एक साथ, तो क्या हो गया, वो अट्रैक्ट हो गए। अब दीवार तो बैलून को चिपकेगी नहीं, क्योंकि दीवार के पास तो मास भी है, तो बैलून ने क्या किया, दीवार के साथ वो चिपक गया जाके। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हमारी ये थी, सेकंड एग्जांपल हमारी क्या थी, वही आप देख रहे हो कि आपने बैलून के ऊपर चार्ज कहां से लाया, आपने जब रबिंग की तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। ये भी हमने पढ़ चुके हैं कि बैलून के ऊपर या कोई भी सब्सटेंस है उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोसेसेस हैं, चार्ज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडक्शन की हेल्प से, और भी बड़ी सारी प्रोसेसेस हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब हम पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, फिर हम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड्स देखेंगे। अभी आपने देखा रबिंग वाला मेथड। अब क्या किया था मैंने, जैसे मैंने इस मार्कर को क्या किया, पेपर बिट्स के, यहां पर मान लो पेपर बिट्स थे, आपने खुद देखा कि क्या हुआ, जब मैं इस मार्कर को, पहले तो मैंने क्या किया, इसको अपने हेयर्स के साथ रब किया, अब इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब इनके पास तो कोई चार्ज नहीं था, ये तो न्यूट्रल थे, इनके बीच में क्या थे, मिक्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में क्या था, पॉजिटिव था नेगेटिव भी था। पर जब मैं इसको इसके पास लेके गया, जब मैं मार्कर को इसके पास लेके आया मैं पेपर बिट्स के पास, तो हुआ क्या, इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो रिपेल करने लगा। मान लो मैं एक पेपर बनाता हूं, यहां पर एक पेपर की बात करते हैं, तो इसके बीच में जो नेगेटिव चार्ज था वो दूर जाने लगा, जब मैं इसको पास लेके आया, वो जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां आने लगा, इसके पास आने लगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड सेम एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक हो, अलग अलग चार्जेस हो, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने यही सीखा था। अब हम बात करते हैं, यहां पर हमने जो तीसरी एग्जांपल दी थी वही आ गई आपके पास चॉकलेट वाली। अब ये चॉकलेट के बीच में क्या प्रोसेस हो रही है ऐसी, जब इसको हीट होता है ना चॉकलेट बाहर से, तो इसके बाहर जो ये रैपर और चॉकलेट भी गर्म हो जाता है। अब चॉकलेट के बीच में एक चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और इसके ऊपर एल्युमिनियम का जो रैपर होता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता है क्या कर देते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं, तो चिपक जाता है उसके साथ चॉकलेट, और उसके साथ क्या हो जाता है, फिर हमें पूरा का पूरा पीस नहीं मिलता है खाने को। अब देखो जरा, अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की इन वेक्टर फॉर्म में। जो कूलम्ब थे ना साइंटिस्ट, ये चार्ल्स डी कूलम्ब, इन्होंने क्या बताया है, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके दे दिया है। पर हम लोग जानते हैं कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स की कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने सबसे पहले जब चार्जेस को पास लाके देखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब चार्जेस को पास लाके देखा, तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, वो कभी अट्रैक्ट करते हैं, कभी रिपेल करते हैं, मतलब पुल करते हैं दूसरी चीज को, या कभी पुश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स लगा रहे हैं। कैलकुलेट किसने किया कि वो कितनी फोर्स लगाते हैं, वो कैलकुलेट किया कूलम्ब ने। कूलम्ब ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि भाई दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो फोर्स कितनी होती है, जैसे ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो कितनी होगी। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से उन्होंने ये बताया, और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर है किसके, ग्रेविटेशनल लॉ के बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि मैटर की दो प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको बताया क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैटर की, एक प्रॉपर्टी है मैटर की मास, एंड एक प्रॉपर्टी है मैटर की चार्ज। अब बात करते हैं यहां पर आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन। तो मैं जब आपको बता चुका हूं कि आपके डेमो लेक्चर्स जो स्टार्ट हो चुके हैं, डेमो लेक्चर्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं 28 मई से 6 जून तक आपके डेमो लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं। और आपको मैं बता देता हूं आपकी टाइमिंग, सुबह जो ऑफलाइन क्लासेस है हमारी, वो आपकी क्लासेस लग रही हैं सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें
और फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में रियल लाइफ के साथ हम कैसे रिलेट करते हैं। 11th में भी हम चीजों को कैसे पढ़ते हैं कि रियल लाइफ के साथ हमको रिलेट करना है, जो डेली लाइफ में हमारे साथ चीजें यूज होती हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि हम भाई ऐसी चीजें लेंगे, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनसे हम ये चीजें नहीं सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं तो ले लूंगा, मेरे पास अवेलेबल होंगे एक्सपेरिमेंट पर करने के लिए अपरेटस, पर आपके पास आप कहां से लाओगे? तो उसके लिए आपको जो हमारे रियल लाइफ में, जो डेली लाइफ में हम चीजें यूज करते हैं, वहीं से ही हम जितनी भी 12th क्लास पढ़ेंगे, वहीं से ही हम इनकी एप्लीकेशंस निकालेंगे, जो चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको आज एप्लीकेशंस बताई, इसकी बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशंस। अब जरा देखो, आपको मैं बता रहा हूं कि 28 से 6 जून तक हमारे डेमो क्लासेस चल रही हैं, और मैंने एक आपके लिए, सभी बच्चों के लिए, नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे भी 11th क्लास पास कर चुके हैं, 11th क्लास का जिन्होंने एग्जाम दे चुका है फिजिक्स का, उनके लिए मैंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है। एक उनका पेपर होगा 6 जून को सुबह 9 बजे आपका एग्जाम होगा, जिसका नाम रखा है फिजिकल कॉमन टेस्ट। और फिजिकल कॉमन टेस्ट में मैं आपको बता देता हूं कि आपका 60 मार्क्स का पेपर सेट किया होगा। उसमें मैंने आपको डिटेल में, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करें, मुझे कॉल करें, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने लेक्चर्स को मिस मत करें, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ जाएं। सुबह 8 बजे 28 मई से लेके 6 जून तक हम यहाँ पर आपके लिए डेमो लेक्चर्स लेके आ रहा हूं मैं। और मैं आपको बता देता हूं, जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आता है, वो ट्यूशन लीव कर सकता है। और ये नहीं है कि भाई आप अगर ट्यूशन पढ़ रहे हो तब आप यहां पर नहीं आ सकते हो। मोस्ट वेलकम। मेरा काम है कि आपको चीजों को समझाना, उनको डेप्थ तक लेके जाना। क्यों? क्योंकि आपने आगे नीट का एग्जाम देना है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, क्रैम करने से फिजिक्स नहीं आएगी आपको। अगर आप फिजिक्स को क्रैम करते हो ना, तो ये पेपर आपका क्लियर नहीं होगा, नीट का कभी नहीं हो सकता है। और जब तक आपको गहराई नहीं पता होगी कंसेप्ट्स की, देखो हम बड़ी हाइट तक नहीं बढ़ेंगे, हम डेप्थ में जाएंगे, हम डेप्थ गहराई तक जाएंगे। कोई भी कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसकी गहराई में जाएंगे, हाइट नहीं देखेंगे उस चीज की। क्योंकि अब उसको लीव करो, अभी देखो आपका मेन फोकस होना चाहिए नीट पे। यहां पर कूलम्स लॉ के जितने भी आपके पेपर में, नीट के पेपर में, आपके सिलेबस में, जेके बोस में जो भी आपको न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं न्यूमेरिकल्स में। क्योंकि फिजिक्स में बच्चे डरते ही न्यूमेरिकल से हैं, तो न्यूमेरिकल सबसे आसान होते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, फिजिक्स और मैथ्स 2 ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आपकी परसेंटेज बनाएंगे। और मैं खुद आपको बता देता हूं कि मेरी परसेंटेज 92% थी, और ये भी मेरी किसके बेसिस पे आ रही है, 12th में जो मेरी परसेंटेज थी ना 92% थी। यहां पर मैंने अपनी मार्कशीट रखी होती है, आप आके देख लेना। और मैं आपको ये बता देता हूं, ये 92% तब ही आ सकती है जब आपको फिजिक्स में पूरे के पूरे उसके कंसेप्ट डीप में समझ हो। अगर आपको डीप में कंसेप्ट नहीं समझ हो तो आपकी फिर यही परसेंटेज आएगी, 70 से 80% तक आपकी परसेंटेज बनेगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के 70 में से, जो आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपके मार्क्स कम आए। मैं चाहता हूं आपके मार्क्स 70 में से 70 आए। और नीट में भी आप फिजिक्स का जब पेपर देखो ना, तब मुझे याद करो, तब मुझे गालियां नहीं दो, अपने टीचर्स को गालियां मत दो जिन्होंने आपको पढ़ाया है। आप मुझे याद करो उस टाइम पे कि सर ने यार ये क्वेश्चन तो हमें पढ़ाए होंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप हमारे इसको रजिस्टर कर लें, जल्दी से जल्दी आप 28 मई से 6 जून तक हमारे जो डेमो क्लासेस हैं, उन डेमो क्लासेस को अटेंड करें। आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।